दोस्तों, पीएम मोदी दिवाली के दिन बॉर्डर पर पहुंचे थे। सैनिकों से सीक्रेटली उन्होंने युद्ध के नए तरीकों से रूबरू करवाया था और इस दौरान गैर परंपरागत युद्ध का जिक्र भी मोदी ने किया था। उनका इशारा चीन और पाकिस्तान के उस जैविक प्रोजेक्ट की तरफ था जिस पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स खुलासा कर चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जैविक महायुद्ध कैसे युद्ध की पूरी तस्वीर ही बदल देता है। चीन ये काम कहां और कैसे कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने भी जैविक हथियार बना लिए? वैसे भी चीन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे पढ़ पाना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। चीन लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। वो न केवल परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, बल्कि वो जैविक हथियार बनाने में भी जुटा हुआ है। अब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीनी सेना रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर काम कर रही है। यानी दोस्तों, बॉर्डर पर जो कुछ मोदी ने कहा था वो सच साबित हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन से बचने और उसे मात देने के लिए भारत क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है, और क्या दुनिया में केवल चीन ही ऐसा हथियार बना रहा है या फिर दूसरे और देश भी हैं जो ये कांड कर रहे हैं। दोस्तों, जो कुछ खुलासा आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आपको हैरान करके रख देंगे, लिहाजा वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिर बताइए कि क्या कोरोना भी एक जैविक हथियार था? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ड्रैगन बना रहा खतरनाक जैविक हथियार, दुनिया पर भारी पड़ रही है चीन की चाल, लेकिन भारत ने बनाई मारक रणनीति। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक कोरोना वायरस को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। किसी ने इसको लेकर चीन पर सवाल खड़े किए तो किसी ने इसे अमेरिका की साजिश बताया। हालांकि इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, जमकर डर का माहौल बनाया और अब वैक्सीन कंपनियां जमकर कमाई कर रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठा कि कोरोना वायरस के पीछे कोई जैविक हमले की साजिश तो नहीं थी, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने इसे मेडिकल आतंकवाद का नाम दिया, तो कुछ इसे इकोनॉमी तबाह करने का जरिया बताते रहे। दोस्तों, मैं आपको इस कोरोना वाली कहानी से रूबरू करवाऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जैविक हथियार होते क्या है और कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले जरा आप चीन और पाकिस्तान पर हुए ताजा खुलासे को जान लीजिए। तो दोस्तों, खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन जिस रफ्तार से सैन्य हथियार बना रहा है, उससे कहीं तेजी से वो दोहरे उपयोग वाले जैविक हथियार बनाने में जुटा है। चीन किसी भी तरह से अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी देशों और भारत को हराने के लिए हर संभव अपनी क्षमता बढ़ाकर हासिल करने की दौड़ में लगा हुआ है, और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैविक हमला करने से भी नहीं चूकना चाहता। और दोस्तों, इस काम के लिए बकरी के तौर पर उसने पाकिस्तान और उसकी जमीन को भी चुना है, ताकि किसी भी तरह की बदनामी का ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ सके। इस काम के लिए खास तौर पर पीओके की पहाड़ियों के अंदर सुरंगें बनाकर रिसर्च हो रही है। पीओके में चीन ने वुहान जैसी लैब बनाई है और उन पर लगातार जैविक हथियारों के लिए काम हो रहा है। क्या होते हैं जैविक हथियार? दोस्तों, जैव रासायनिक हथियार युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे अमानवीय और खतरनाक हथियारों में से एक है। दुनिया के कई विशेषज्ञों ने इनके प्रयोग को अमानवीय बताया, लेकिन इसके बाद भी शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपने दुश्मनों को दबाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। जैव रासायनिक हथियार का उपयोग अनेक तरीकों से किया जाता है। इनको किसी एक व्यक्ति के जरिए दूसरे के पास पहुंचाया जाता है। ये जीवाणुओं को वातावरण में सीधे रिलीज करके भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन जीवाणुओं से फसलों और पशुओं को सीधे सीधे संक्रमित किया जा सकता है। इनको भोजन और पानी के जरिए और मानव वैक्टरों का उपयोग करके सीधे हवा में फैलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अधिकांश जैव रासायनिक हथियारों में बैक्टीरिया, वायरस या कीड़ों का उपयोग होता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ और कवक का भी प्रयोग इन हथियारों में किया जाता है। हालांकि कोरोना को लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे थे कि यह भी एक बायो वेपन हो सकता है, लेकिन जो ताजा रिसर्च सामने आया वो सबके कान खड़े करने वाला है, क्योंकि यह उस कड़ी को जोड़ता है जो इस बायोलॉजिकल हथियार होने की ओर लेकर जाता है। दोस्तों, जिस वक्त कोरोना फैला था उस वक्त कहा गया था कि यह वायरस चमगादड़ से मनुष्य में आया है। कुछ दिन बाद कहा गया कि कोरोना का जीनोम काफी हद तक चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से मिलता है, लेकिन ये 100% वैसा नहीं है। लिहाजा इसी को आधार बनाकर कोरोना वायरस से जुड़े अन्य शोध किए गए, और बाद में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों और पेंगोलिन्स के जीनोम से मैच करवा कर कहा कि ये वायरस लैब में नहीं बनाया जा सकता, यानी ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो थ्योरी सामने आई वो सटीक बैठती है, जिसके मुताबिक ये वायरस चमगादड़ और पेंगोलिन्स यानी दोनों के वायरस से मिलकर बना हो सकता है, जिसका ओरिजिन किसी तीसरे जीव में हो सकता है या कहीं और इस बात पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने भी इशारा किया है, क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस का जीनोम 96% उस कोरोना वायरस से मेल खाता है जो चमगादड़ों के अंदर पाया जाता है। इससे पता लगता है कि चमगादड़ कोरोना वायरस की रिजर्वॉयर हो सकते हैं, यानी चमगादड़ों में ये वायरस लंबे समय तक संचित रह सकता है। जबकि वर्तमान में जिस कोरोना वायरस से दुनिया पीड़ित है उसका जीनोम पेंगोलिन्स में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के जीनोम से 99% मेल खाता है। लिहाजा विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह वायरस चमगादड़ और पेंगोलिन्स दोनों में
पाए जाने वाले वायरस से मिलकर तैयार हुआ एक तीसरा वायरस हो सकता है। इन दोनों में पाए जाने वाले वायरसों ने किसी अन्य जंतु को एक साथ संक्रमित किया हो और अपने तीसरे रूप को विकसित किया हो। हालांकि इस तीसरे का आज तक पता नहीं चल पाया जिनमें ये काइमेरा वायरस पैदा हुआ, क्योंकि जब दो वायरस मिलकर एक तीसरा वायरस बनाते हैं तो उसे काइमेरा वायरस कहा जाता है। काइमेरा में दोनों प्राइमरी वायरस के गुण होते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से किसी एक से मैच नहीं करता। यही बात कोरोना वायरस पर भी लागू हो रही है। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वायरस जिनसे मिलकर कोरोना डेवलप हुआ, उन दोनों ने एक ही वक्त में किसी एक जीव को इन्फेक्ट किया, फिर दोनों वायरसों ने कंबाइन करके एक नया वायरस बना लिया और इस तीसरे वायरस यानी काइमेरा में नई और अलग प्रजाति के जीवों को इन्फेक्ट करने की क्षमता विकसित हो गई और ये बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर काम करता है। क्योंकि ये किसी तीसरे जीव के जरिए पैदा हुआ है, लिहाजा इसे लैब में बना हुआ भी नहीं माना जा सकता। सैकड़ों साल पहले से होता आया उपयोग। दोस्तों, सैन्य उद्देश्य के लिए जैव रासायनिक हथियारों को उपयोग करने के प्रमाण करीब 700 साल पहले मिलते हैं। यूरोप में 1346 में यूरोप पर फतह हासिल करने के लिए मंगोल सेना ने सबसे पहले इनका प्रयोग किया था। असल में मंगोल सेना ने प्लेग की वजह से मर गए लोगों के शवों को कैफा शहर में ऐसी जगह पर फेंक दिया जहां से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति होती थी। जब लोगों ने प्लेग के जीवाणुओं से संक्रमित वो पानी पिया तो उन्हें भी प्लेग हो गया। देखते ही देखते पूरे शहर में प्लेग फैल गया और हजारों लोग मारे गए। प्लेग के जीवाणुओं का जैव रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयोग यही नहीं रुका। ताजा इतिहास देखा जाए तो केन एलिबैग की किताब बायोहैजार्ड में उल्लेख है कि रिफ्ट वैली फीवर वायरस, एबोला वायरस, जापानी एंसेफ्लाइटिस वायरस, मचुपो, मारबर्ग, येलो फीवर, वेरियोला जैसे वायरसों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। एनसीबीआई पोर्टल की एक रिपोर्ट में द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर के अनुसार पिछली यानी 20वीं सदी में संक्रामक बीमारियों से 50 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई। इनमें से लाखों मौतों का कारण जानबूझकर किए गए हमले थे। जापानियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन पर जैविक हमले किए थे। जापान ने चीन में करीब 15 मिलियन प्लेग के जीवाणुओं को अनेक माध्यमों से भेजा था। जापान ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोपीय देश भी विश्व युद्ध से लेकर कोल्ड वॉर के समय के बाद तक समय समय पर जैविक हमले करने के आरोपी रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल रिसर्च के लेख के माने तो क्यूबा ने कई बार अमेरिका पर CIA की मदद से जैविक हमलों के जरिए उनके नागरिकों की जान लेने के आरोप लगाए थे। तो वहीं चेचक के जीवाणुओं के जैव रासायनिक हथियारों के तौर पर प्रयोग करने के सबूत भी हमें इतिहास में मिलते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका ने इनका प्रयोग ब्रिटेन के ऊपर किया था। जैव रासायनिक हथियारों के साथ ये दिक्कत है कि इन्हें प्रयोग करने वाला भी इन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता और इसी के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इनके ऊपर विभिन्न सम्मेलनों में अनेक नियम कानून बनाए। 1925 और 1972 में 2 बार 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हुई जिनके तहत जैविक हमलों को गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन जैविक हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, उन पर रिसर्च करने से संधि में शामिल देश रुके नहीं। जापान, अमेरिका और अन्य कुछ देश पहले भी जैविक बमों से दुश्मनों पर हमले करते रहे। चीन नई तकनीकों से बना रहा जैविक हथियार। दुनिया के 16 देश तेजी से बना रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन। तकनीक और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ जैव रासायनिक हथियारों से विनाश का खतरा बढ़ गया है। नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के आगमन के साथ अब जैव रासायनिक हथियार की तकनीक विकसित करना संभव है। इसके अतिरिक्त ऊतक ट्रांसप्लांट विधियों, क्लोनिंग और आधुनिक पैकेजिंग सिस्टम का उपयोग करके पहले से कहीं अधिक खतरनाक जैव रासायनिक हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। क्लोनिंग और ऊतक ट्रांसप्लांट विधि कुशलतापूर्वक कैंसर फैलाने वाले जीवाणुओं को कई गुना बढ़ा सकती है। साथ ही ये आधुनिक पैकेजिंग विधियां उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने में मदद कर सकती हैं। इस वक्त चीन ज्यादा जैविक हथियारों पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है और वुहान लैब जैसी लैब लगातार बनाने में जुटा है। और इस मामले में पीओके वाली लैब बहुत ही खतरनाक है जो उसने सीक्रेटली बनाई है। वैसे इस वक्त दुनिया भर में 16 देशों को जैविक हथियारों के उत्पादन के लिए शक के दायरे में रखा जाता है। चीन के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, लीबिया, उत्तर कोरिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सीरिया, यूके और यूएसए के साथ ही ताइवान पर संदेह किया जाता है। यहाँ जैविक हथियार संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के माने तो लगातार विकसित हो रही DNA संबंधी क्रिस्पार तकनीक भी घातक सिद्ध हो सकती है। इसका इस्तेमाल भी जैविक हथियार के तौर पर किए जाने की आशंकाएं जताई जा रही। साथ ही ये देश जैविक हमलों से सुरक्षा की तकनीक के कार्यक्रम भी कथित तौर पर चला रहे हैं। भारत क्यों नहीं बनाता है जैविक हथियार? क्या अच्छे भी हो सकते हैं बायो वेपन? दोस्तों, जब पूरी दुनिया के देश ही बायो वेपन बनाने में जुटे तो फिर भारत क्यों जैविक हथियारों के दौड़ में शामिल नहीं है? तो इसका जवाब आपको पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की कही बात में साफ दिख जाएगा, जिन्होंने साफ कहा था कि भारत जैविक हथियार नहीं बनाएगा क्योंकि यह मानवता के लिए क्रूरता है।
हालांकि भारत के पास ऐसा करने की स्थिति और योग्यता है, लेकिन इसके उलट वो उन मेडिकल रिसर्च को प्राथमिकता देता है जो ऐसे जैविक हमलों से सुरक्षा करने में कारगर हो। वैसे भी इनका प्रयोग कई अच्छे कामों में भी किया जा सकता है। कई बार ये खतरनाक बीमारियों के जीवाणुओं को नष्ट करने के भी काम आते हैं। वहीं दूसरी ओर इनका प्रयोग किसानों की फसलों को बचाने के लिए भी किया जाता है। आज ऐसे कई जैव रासायनिक की खोज कर ली गई जिनमें फसलों में लगने वाले कीट पतंगों को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जैविक रासायनिक हथियार के एक मनुष्य के ऊपर प्रभाव के कई कारक होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य के ऊपर जैव रासायनिक हथियार का प्रयोग किस मात्रा में हुआ है। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रयोग होने से पहले मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा था।